हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोहित सर, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एकेडमी विच इज लोकेटेड इन कोटा राजस्थान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसको देखने के बाद आपका कंप्लीट डीएनए ब्लॉक थॉरली रिवाइज हो जाने वाला है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाने वाला है, क्योंकि आज हम डीएनए ब्लॉक को कवर कर रहे हैं उन मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन या वैसे ही क्वेश्चन नीट 2026 में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जो बच्चा आज इस वीडियो को पूरा देख रहा होगा उसका कंप्लीट थॉरो रिवीजन हो जाएगा। उसको अगर किसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कंफ्यूजन होगा वो उसका क्लियर हो जाएगा। इट मींस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो विदाउट किसी डिले शुरू करते हैं हम हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो आपका है क्या कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। तो बेयर्स रिएजेंट की अगर बच्चों हम बात करें तो बेयर्स रिएजेंट आपका यूज होता है एक केमिकल टेस्ट के अंदर, और ये केमिकल टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है कहीं वो अनसैचुरेटेड तो नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, कहीं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो जो रिएजेंट होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, क्योंकि इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो जिस फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो वो होता है कोल्ड डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों असर्शन रीजन है। तो असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका होता है कि आप दोनों पॉइंट्स को बहुत ही, असर्शन और रीजन पहले तो उनको बहुत अच्छे से कामली आप उसको रीड करो। असर्शन को इंडिविजुअली अपने दिमाग में प्रोसेस करो, रीजन को इंडिविजुअली अपने दिमाग में प्रोसेस करो। इंडिविजुअली देखो क्या वो बात सही है, देन ट्राई टू कोरिलेट कि अगर मैं असर्शन को रीजनिंग या उसकी लॉजिकल रीजनिंग, रीजन जो गिवन रीजन उसकी हेल्प से करता हूं, क्या वो एक्सप्लेन हो रहा है। अगर यस, इसका मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचोगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको दिया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर्स। तो हमने कहा भाई लेट सपोज एक 3D सीरीज ले लेते हैं बच्चों। तो 3D सीरीज के लिए मैंने बात करना स्टार्ट किया, तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक जब हम जाते हैं तो हमें मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव आपका वहां पर क्या करता है बेटा, इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज। और यही Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपका क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। अब रीजन क्या दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीमेंट देखा गया, देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हिच अकंपनीज। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है वो शायद इस वजह से है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल। तो मैंने कहा बिल्कुल, स्कैंडियम D1 से लेकर जिंक में D10, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन फिल करते चलते हो सारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। डी ऑर्बिटल हम सबको मालूम है पुअर शील्डिंग के लिए जाना जाता है, और पुअर शील्डिंग करेगा बच्चों तो 4s इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब जो गिवन असर्शन है वो एकदम ट्रू है, जो रीजन है वो बात भी एकदम सच्ची है, और रीजन से अगर मैं असर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो एक्सप्लेन भी हो रहा है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी आपका ट्रू है। तो जो ऑप्शन आपके सामने है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वही आपका बेटा यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिसको भी डाउट हो वो कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक असर्शन रीजन पॉइंट टाइप का क्वेश्चन है। यहां आपसे क्या बोल रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन फॉर अर्ली लैंथेनॉइड्स। रीजन दिया है इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल्स इन एक्टिनॉइड्स व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने कहा बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, 5f इलेक्ट्रॉन आपकी ग्रेटर शील्डिंग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 4f इलेक्ट्रॉन। तो 5f इलेक्ट्रॉन में क्योंकि ग्रेटर शील्डिंग एक्सपीरियंस आपका हो रहा है, तो जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? लूजली बाउंडेड। और अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो आपको मालूम है उसको प्लग करना बड़ा आसान है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी वहां पे डिक्रीज होती है। इसीलिए बोला गया है कि एक्टिनॉइड्स के लिए, अर्ली एक्टिनॉइड्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम पाई जाती है अर्ली लैंथेनॉइड्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब मेरा असर्शन क्या है बेटा, ट्रू है। मेरा रीजन भी क्या है, ट्रू है। और आप देख सकते हैं मैंने रीजन को जब एक्सप्लेन किया तो आपका असर्शन क्लियरली एक्सप्लेनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसका मतलब जो रीजन आपका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं। तो रीजन अगर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, तो अगेन द राइट आंसर इज व्हाट, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर्स मैग्नेटॉन दिया है, और वो आपसे बोल रहा है कि ये 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से किस आयंस का होने वाला है। तो मैंने कहा टाइटेनियम प्लस 3 की अगर मैं बात करता हूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बस उसमें 0.83 जोड़ दो, वही आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहां से तो आंसर 1.83 आ रहा है, मैच नहीं किया। मैंने कहा क्रोमियम प्लस 2 की अगर बेटा मैं यहां पर बात करता हूं तो क्रोमियम प्लस 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो 3d4,
4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगेन इसमें 0.83 जोड़ा तो 4.83 अगेन मेरे आंसर से मैच नहीं किया। कोबाल्ट +2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7। यहां पर अगर आप देखोगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर से 0.83 इसमें जोड़ूंगा तो 3.83 आंसर आ रहा है, बट ये भी मेरा गिवन आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो फाइनल ऑप्शन मेरे पास निकल ही बचा। तो निकल +2 अपनी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे क्या होने वाली है, 3d8 होने वाली है बच्चों। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0.83 जोड़ूंगा तो 2.83। तो दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आपको गिवन है। इट मींस ये जो क्वेश्चन में गिवन मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसका है आपका, वो आपका निकल +2 का है। किसका है, निकल +2 का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन which of the following pairs of element have nearly same atomic radii। अब सेम एटॉमिक रेडियस पूछी है, तो मैंने कहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो वो 4d सीरीज और 5d सीरीज के एलिमेंट में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, एटॉमिक नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 41, ये तो एक ही पीरियड के लोग हैं, ठीक है, और उसमें भी ये दोनों एलिमेंट 4d सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो 4d सीरीज के एलिमेंट में आपस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं, जिरकोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। अब जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है बेटा वो 72 है, तो आप देखोगे 40 से 72 के बीच में 32 एलिमेंट्स का डिफरेंस है कि नहीं। और हमें ये बात मालूम है कि 5th पीरियड में और 6th पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में भी 32 एलिमेंट्स का डिफरेंस है। इट मींस ये जो 72 एटॉमिक नंबर वाला हाफनियम है वो जिरकोनियम के जस्ट नीचे रहता है। जिरकोनियम मेरा 4d सीरीज का एलिमेंट है, हाफनियम मेरा 5d सीरीज का एलिमेंट है, और इट्रियम और लेंथेनम को छोड़ के बाकी सारे 4d 5d सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इसलिए इन लोगों की जो रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया, मुझे क्लियरली जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर की तरह नजर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे मूव करें। डाउट को कमेंट में जरूर पूछना है, उसको लिंगर ऑन नहीं करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified potassium dichromate solution। जो K2 ये आपको दे रखा है, एक्चुअली में K2Cr2O7 ऐसा है। तो आपको मालूम है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमेट, डाइक्रोमेट में क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और SO2 के अंदर सल्फर अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर कोई भी क्रोमियम का कंपाउंड अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, तो क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो नहीं सकता। इट मींस वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और वो होती है +3, और सल्फर +4 से और ज्यादा स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +6। तो SO2 की जगह वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, सल्फेट में, क्योंकि वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या हो जाएगी, +6। तो क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट जब आपस में मर्ज होंगे तो जो कंपाउंड आपका बनेगा वो Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, और ये कलर आपका क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर। तो आपका राइट आंसर 4th ऑप्शन है, जहां पर आपका ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। 7th आपका अगर देखोगे क्वेश्चन, तो इसमें आपसे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम। बेटा यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो 4f सीरीज में आपको जिनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होना बेहद जरूरी हो। देखो सीधा आपके सामने क्वेश्चन के अंदर सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछिए, तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिमाग लगा के घुस घुस के ऑप्शन को कंपेयर करने की बजाय मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको क्या पता है कि 4f सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या आपको याद है, बिल्कुल याद है। कैसे याद है, शॉर्ट ट्रिक उनकी कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ। तो मैंने कहा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूं का मतलब यूरोपियम, गदगद का मतलब गैडोलिनियम, और तब का मतलब टर्बियम मुझे मिल गया। तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं, सेमेरियम, प्रोएक्टिनियम, ठीक है, उसके बाद नियोडाइमियम, फिर आपके पास आ गया बेटा पर्सियोडाइमियम, और फिर आ गया बेटा सीरियम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है, नियरेस्ट नोबल गैस जिनॉन, 6s2 5d1 4f1। अब नीचे बाकी जो 4f सीरीज के एलिमेंट वो कहते हैं कि यार डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से पूरे 5d ऑर्बिटल का भार हम लेके चले, दैट इज नॉट फेयर। इसीलिए बाकी जो f ब्लॉक एलिमेंट्स है वो अपने डी इलेक्ट्रॉन को f में ही जंप करा देते हैं। अगर वो f में जंप कराएंगे बेटा तो 6s2 तो ऐसे का ऐसा ही है, 5d 0 हो गया, d का एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 4f2, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, इसका मतलब 4f3। तो आपका क्या हो गया, पर्सियोडाइमियम 4f3, नियोडाइमियम हो गया 4f4, फिर 4f5, सेमेरियम हो गया 4f6, एंड यूरोपियम हो गया 4f7। क्या हो गया, 4f7 हो गया। तो यूरोपियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आई, जिनॉन 6s2 5d0 4f7। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर जहां पे मुझे देखेगी वो यूरोपियम की करेक्ट होगी। अब
अगर ये डी का एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ जंप नहीं कराया होता, यही हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जो यूरोपियम पे आ रही है वो किस पे आती है, गैडोलिनियम पे आती। तो गैडोलिनियम कह रहा है कि भाई तेरे एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से मेरी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी छिन रही है, तो यूरोपियम कह रहा है कोई बात नहीं, तू अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मेंटेन कर ले, नए इलेक्ट्रॉन को वापस से 5d में ले ले। इसलिए यहाँ पे नया इलेक्ट्रॉन फिर से 5d में जाता है और अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ये मेंटेन रखते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 6s2 5d1 4f7 हो गई। बट टर्बियम फिर से गैडोलिनियम से कहता है कि भाई साहब आपके पास तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, जिस वजह से 5d ऑर्बिटल का भार आप झेल पा रहे हो, पर भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो गैडोलिनियम कहता है जैसे बाकी लोग डी का इलेक्ट्रॉन एफ में भेज के डी का भार खत्म कर रहे हैं, तू भी कर दे। तो जैसे ये डी का इलेक्ट्रॉन वापस से एफ में भेजेगा तो ये 4f7 से 4f8, एटॉमिक नंबर एक बढ़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो ये क्या हो गया 4f9। तो आपका टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 6s2 5d0 4f9 हो गया। तो अब ये तीन आपकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सीधा मैच करो कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है वही आपका आंसर होगा। तो अगर मैंने मैच किया तो देखो आपके सामने जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा, ज़ीनॉन 4f7 6s2 ये आपका यूरोपियम हो गया, ज़ीनॉन 4f7 5d1 6s2 ये आपका गैडोलिनियम हो गया, और ज़ीनॉन 4f9 6s2 ये आपका टर्बियम हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आपने बिना सब में कंफ्यूज होने की बजाय अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही सही आपने लिखी, इसीलिए मैंने जो इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे, ठीक है बच्चों, अगर किसी को इसमें दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने कंप्लीट डीएनएफ ब्लॉक को 5 रील्स में पूरा कवर कर रखा है, सबसे सिंपलेस्ट वे में जाके वहां पे अपना कवर करो, थॉरो पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, और फिर से वापस आके इन क्वेश्चंस को लगाओ, आपसे खुद से ये सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बोलोगे अरे रील देखते ही सारा ही मेरा मामला क्या हो गया, एकदम टकाटक हो गया। तो जिसने भी नहीं देखा आईजी हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां से देख सकता है ये ट्रिक कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड्स, ये लेंथेनॉन्स नहीं है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लेंथेनॉइड्स है बेटा, कि लेंथेनॉइड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैंने कहा पहला कह रहा है कि ऑल दी लेंथेनॉइड्स, अगेन ये लेंथेनॉइड्स ही है, आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो बेटा एनसीईआरटी में क्लियर लाइन लिखी है कि जो आपके अर्ली लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका बिहेवियर कैल्शियम की तरह होता है बच्चों, और जो बाद वाले लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका बिहेवियर एल्यूमिनियम की तरह होता है। तो जब लेंथेनॉइड्स एल्यूमिनियम की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा रिएक्टिव किसी एंगल से नहीं हो सकते। तो क्लियरली यहां पर पहला ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर है। पर बाकी स्टेटमेंट भी अपन देख लेते हैं, क्या पता वो सही है तो क्यों है, उससे आपका और कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग ही होगा। ऑप्शन बी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं बेटा, सीरियम अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो कोई भी बंदा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ना चुक रहे +3 में जरूर लौटना चाहेगा, और सीरियम +4 से +3 में जाना चाह रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं सीरियम यहां पर रिडक्शन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं। वैसे ही अगर आप मैं बात करूं यूरोपियम, यस यूरोपियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखी बेटा, क्या देखी, 4f6s2 4f7 होती है, तो जनरली यही दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करना चाहेगा, जिसकी वजह से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो यूरोपियम इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट इसके बारे में भी एक ध्यान रखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो ये भी +3 में जाना चाहेगा। +3 में जाएगा इसका मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो अगर मैं बात करूं पर्सियोडाइनियम, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट की आयनिक रेडियाई में लुटेशियम तक अगर कंपेयर करता हूं बेटा, तो क्योंकि आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, और सब पे +3 पॉजिटिव चार्ज है, साइज छोटी हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको मालूम है केमिकल बॉन्डिंग की नजर से कि कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब लेंथेनॉइड और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये आपका इंक्रीज होगा। तो लेंथेनॉइड ऑक्सीजन को अगर आसानी से नहीं छोड़ेगा तो OH रिलीज नहीं होगा, तो बेसिसिटी कम होनी ही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है, थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है, और सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है, इनकरेक्ट वाला सिर्फ फर्स्ट ही है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। अब क्वेश्चन 9th, अगेन नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो आपको बेटा डायरेक्टली याद रखना है ये काम सल्फर डाइऑक्साइड गैस करती है, और अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है देन आपका ये काम H2S गैस करती हुई पाई जाती है। बट अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो SO2 को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। समझ में आया कि नहीं। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट हैं, जिसको वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। आइदर वो किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर ये काम कब हो सकता है, तो भाई 5f जो सीरीज एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स, उनके पास 5f ऑर्बिटल होता है,
6d ऑर्बिटल होता है और 7s ऑर्बिटल होता है। इन तीनों ऑर्बिटल में बच्चों एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, क्वाइट लो होता है। इसीलिए यहां पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह 7s इलेक्ट्रॉन, 6d इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक्ट करते हैं, तो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी बढ़ गई। तो अगेन करेक्ट आंसर आपको क्लियरली सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों कि 5f 6d 7s लेवल्स हैविंग कंपैरेबल एनर्जी, तो इन सब के इलेक्ट्रॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो CrO5 के बारे में ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे पहली बात जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, बाकी 4 ऑक्सीजन पर ऑक्सो लिंकेज की तरह जुड़े होते हैं, और पर ऑक्सो लिंकेज की तरह अगर ये ऑक्सीजन जुड़े हैं तो जो वैलेंसी ये शो करते हैं वो -1, और जो ऑक्सीजन डायरेक्टली आपको ऑक्साइड के फॉर्म में या डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसकी वैलेंसी -2। तो यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो क्रोमियम का X, 4 ऑक्सीजन -1 वैलेंसी शो कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन -2 कर रहा है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो यहां से मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 आ रही है। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालते हो, जो हमने सीखा है, अगर आप सारे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 मानोगे तो X +5 × -2 = 0, तो X की वैल्यू +10, जो कि पॉसिबल नहीं है, +6 से हायर शो ही नहीं करता। इसलिए यहां पर इस CrO5 को, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। इस स्ट्रक्चर से अगर मैं इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो वो +6 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज +6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अगेन द सेम क्वेश्चन केम। तो मैंने कहा भाई Cr+2 क्या होगा, आर्गन होगा। 4s1 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s0 3d4 बचा। 3d4 का मतलब क्या हो गया, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों के चारों कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो हमें मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 0.83 जोड़ दिया जाए, 4.83, तो ऑप्शन सी 4.90 इज द क्लोजेस्ट वन, इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, 4.90 बोहर्स मैग्नेटॉन। देखो कितने सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट, बहुत यार जब भी इस तरीके से सवाल आए ऐसे गोला कर लो कि हाईलाइट होता है दिमाग में कि गलत बात पूछी है। तो पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2। बेटा ये क्या है, CrO4-2। मैंने कहा ये तो कौन है, क्रोमेट। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो X +4 -2, ओवरऑल चार्ज -2, X की वैल्यू +6 आई, इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अगर आप देखोगे बेटा ये आपका डाइक्रोमेट है Cr2O7-2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो 2X +7 -2, ओवरऑल चार्ज -2, X की वैल्यू यहां पे +6। इसका मतलब इन दोनों जगह क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, सेम। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जगह सेम है तो डिफरेंट कैसे हो सकती है, तो कह रहा है सेम ही नहीं है। मैंने कहा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही करेक्ट आंसर आ गया। बट हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार को देख लेते हैं, वो ट्रू है तो क्यों है, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्चुअल ही बिल्डिंग ब्लॉक्स को इंक्रीज करेगा। तो यस, अब बोला Cr+2 के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि Cr+2 फटाफट से खुद को Cr+3 D3 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लेता है, जहां उसके पास T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। और आप ये मान के चलो कि T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी से भी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए क्रोमियम अपने D4 के अंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है Fe+2 के कंपैरिजन में। अगर Fe+2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, Fe+2 से +3 जा रहा है, इट मींस D6 से वो बंदा भी D5 जा रहा है, जहां उसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही है, मोर स्टेबल में जा रहा है, ये भी जाएगा, बट फास्टर रिड्यूसिंग एजेंट करता हुआ क्रोमियम पाया जाएगा ड्यू टू इट्स हाफ फील्ड T2g स्टेबिलिटी व्हिच इज मोर प्रोनाउंड, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल डी ब्लॉक के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अ वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये भी ट्रू है, ऑप्शन 2 भी ट्रू था। लास्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं, उन्हीं वॉइड्स में हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे लोग फंस जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, तो ये पॉइंट भी ट्रू है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते ही आपका जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कंपाउंड और ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोराइड जैसी हार्डनेस, कुछ बोराइड्स डायमंड जितनी हार्डनेस को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। केमिकली ये लोग भी इनर्ट होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी जो पहले थी वैसी की वैसी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स विद वन ऑक्सीडेंट एंड वन स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। अभी पढ़ा था C+4 मौका मिलते ही +3 में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन, तो आप देखोगे ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा कि नहीं। वहीं यूरोपियम को मौका मिलते ही वो +2 से +3 में भागने की कोशिश करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट हुआ। अगेन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आगे
आगे के हमने जब सारे ऑप्शन को डिस्कस किया तो आगे किसी क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि नहीं, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो मैं सारे ऑप्शन जो क्वेश्चन में गिवन है सबको एड्रेस कर सकता हूं और फिर एक अच्छे विदाउट किसी कंफ्यूजन में एक राइट आंसर तक पहुंचूंगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वाकई कि मुझे एक ही दो ऑप्शन के बारे में पता हो। ठीक है, तो यहां हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, मेरे चैनल का नाम भी है ये कॉन्सेप्ट बिल्डर्स एकेडमी, दैट वी मोर फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, कि वही आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या होते हैं, वैल्यूएबल एसेट है आपका, जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट Cr+2 इज ऑक्सीडाइजिंग। मैंने कहा नहीं भाई, Cr+2 अभी पढ़ा, Cr+2 क्या है, रिड्यूसिंग है, क्योंकि Cr+2 फटाफट से Cr+3 में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, ये गांठ बांध लो दिमाग में। और Mn+3 आपका ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ये फटाफट से Mn+3 से Mn+2 में जाना चाहता है, जहां इसको D5 स्टेबिलिटी, इसको D3 स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये उल्टा अपोजिट काम नहीं करेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्लियरली हमारे लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्कैंडियम+3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो रहा है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 0, और 0 कब आएगा, जब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आर्गन के बराबर होती है, 3d0 4s0 होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बिल्कुल वो रिपेल होगा। तो स्टेटमेंट 4 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+। तो बेटा अगर हम यहाँ पे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं इन एक्वा सॉल्यूशन, क्यों वो ज्यादा स्टेबल है, वो सिंपल सी बात वो ये है कि कॉपर जब, ठीक है, एक्वस में कन्वर्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि शोज मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। भाई अगर हम ये देखें कि Cu से आप Cu गैस में कन्वर्ट हुए सॉलिड से, Cu सॉलिड से आप Cu+ में कन्वर्ट हुए, फिर Cu+ से Cu+2 में गए, और Cu+2 फिर आप Cu+2 एक्वस में गए। तो क्या क्या खर्चा हुआ यहाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का खर्चा हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का हुआ, फिर फाइनली आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई। तो अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी तो आपका आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। वहीं बोला जाता है कि यहाँ पर अगर Cu+2 की बात करूं तो Cu से Cu गैस, Cu+, और Cu+ को अगर मैं एक्वस में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यूज होगी। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो एक्स्ट्रा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर इस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे को कंपनसेट कर देता है Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि Cu+2 आयन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, जो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, और इसी वजह से Cu+2 आयन अपने एक्वा सॉल्यूशन में बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए कॉपर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या शो करता है, शोज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, क्या शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है कॉपर। इसको ध्यान रखना कि कॉपर +1 से कॉपर +2 और खुद का रिडक्शन करा के कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए कॉपर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शोज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बिकॉज इट इज लेस स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू Cu+2। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करें तो डायरेक्टली याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप ऐड करोगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H2O2 की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो K2Cr2O7 के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो CrO5 बनेगा। CrO5 बनेगा जो कि एक ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है। ऑप्शन 3 यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। 18th की बात करें, एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। अरे भैया जिसके पास D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इतनी सारे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं, क्लियरली मालूम है स्कैंडियम+3 अभी देखा D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यही कलरलेस आयन फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम कंपोजिशन इज मिक्स्ड मेटल। तो मिक्स्ड मेटल बेटा आपका क्या होता है, एक एलॉय होता है। इस एलॉय में 95% आपका सीरियम होता है, इससे ज्यादा किसी और की कंपोजिशन नहीं होती है, तो सीरियम इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होता है, मैंने कहा यस। क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को येलो हो जाएगा अगर मैं pH 7 से बढ़ा दूं, मैंने बिल्कुल। जैसे ही डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में लेते हो तो बेसिक मीडियम में वो खुद को क्रोमेट आयन में बदल लेता है और येलो कलर शो करता है। जैसे ही H2S को मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन से पास करूंगा, यस मिल्की कलर ऑब्जर्व होगा, तो ये भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है। बट सोडियम डाइक्रोमेट को हम प्रीफर इसलिए नहीं करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कह रहा है प्रीफर करते हैं, बट मैं कह रहा हूं प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका बेटा क्या होता है, हाईली सॉल्यूबल होता है। क्या होता है बच्चों, हाईली सॉल्यूबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन क्या होता है, नेचर होता है। इस वजह से Na2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट के ओवर प्रीफर नहीं करते, बट ये कह रहा है प्रीफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और करेक्ट आंसर आपका 4th आ गया। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे मोटा मोटा
हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। इस 20 क्वेश्चन को जिसने भी मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बहुत सिंसियरली देख के समझने की कोशिश की होगी, उसका बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट और स्ट्रांग हुआ होगा। जिसको आता है उसका बहुत बेस्ट रिवीजन हो गया होगा। आ गई बात समझे? अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ चीजों की जो आपको और करना है इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद। वो ये करनी है, फटाफट से एनसीईआरटी उठा के उसको रिवाइज कर लेनी है। सेकेंडली आपको ये करने हैं कि कुछ एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि वो एक रैंडम, आपसे मैं बोलूं इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल से भी लिंक होता है। तीसरा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, एनसीईआरटी खोलना, लास्ट पे जाना जहां एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक दे रखा है, जहां पर आपको समरी के ऊपर वाला जो जस्ट पहले वाला पैराग्राफ है बच्चों, उसको रीड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट और वो किस प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं वो आपको वहां पे दे रखा है, और उससे मैच द फॉलोइंग बनता ही बनता है। मैच द फॉलोइंग बच्चों बनता ही बनता है। मैं फिर कह रहा हूं उस पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होती है। एंड जिन भी बच्चों को इस टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्चुअली चीजें नहीं उतनी ज्यादा क्लिक कर रही, तो मैं उनसे फिर बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गिवन होगा, वहां पर जाके डीएनए ब्लॉक के लिए जो 5 रील्स मैंने अपलोड कर रखी हैं उनको आप देखना, वो आपको क्विक रिवीजन कराने में बहुत हेल्पफुल होंगी। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ अब हर डे हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी मेरे साथ ये कंप्लीट लास्ट के 10 से 15 डेज का मेरे साथ टेन्योर अपना बिताएगा, उसके 110% है केमिस्ट्री के अंदर 130 140 प्लस मार्क्स आने पक्के हो जाएंगे। बट उसको जेन्युइनली, जैसा मैं बोलूं, मेहनत करनी है। उसके बाद जो जो मैं काम अलॉट करूं वो उसको करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी हमारी अच्छे से सफल हो पाएगी जब कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो। एंड जिन भी बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करें। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, वो भी आप कमेंट करके बताएं। एंड इसी के साथ अपनी मेहनत को जारी रखिए। आपसे बेहतर शायद इस वक्त और कोई मेहनत नहीं कर रहा होगा। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, आप और लोगों से आगे निकलते जाएंगे और आपका नीट का रिजल्ट बहुत ही बहुत पॉजिटिव आएगा। तो एट दी एंड जाते जाते इतना से ही कहेंगे कि थैंक यू गाइस कि आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छे से सुना और इन चीज़ों को अपने पढ़ाई में एकोमोडेट करने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।